नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव हैं, है ना? एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि वैज्ञानिक इस असीमित और विशाल विविधता को, इस पूरे बायोलॉजिकल नेटवर्क को आखिर सुलझाते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सच कहूं तो पृथ्वी की जो ये जैव विविधता है ना, ये सच में हैरान करने वाली है। मेरा मतलब है, एक तरफ आपके पास सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया हैं और दूसरी तरफ 30-30 मीटर लंबी नीली वेल या फिर 100 मीटर ऊंचे रेडवुड के पेड़। कुछ पेड़ हजारों साल तक जीते हैं तो वहीं कुछ कीड़ों का जीवन बस चंद दिनों का होता है। अब सवाल यह है कि जीवों की इस भयंकर भीड़, इस बायोलॉजिकल केओस का अध्ययन कोई कैसे कर सकता है? हर एक जीव को अलग अलग पढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस पूरी गुत्थी को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, अनंत विविधता। दूसरा, वर्गीकरण के नियम। फिर विटेकर के 5 जगत। चौथा, एनिमेलिया में जूम इन। और आखिर में नाम पद्धति और विकास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अनंत विविधता, इस जैविक अराजकता या बायोलॉजिकल केओस को समझना। अब आते हैं भाग 2 पर, वर्गीकरण के नियम यानी बायोलॉजी की अल्टीमेट सॉर्टिंग हैट। जीवों को छांटने की ये प्रक्रिया ना बिल्कुल किसी हाँ या ना वाले गेम की तरह काम करती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या जीव की कोशिका प्रोकैरियोटिक है? मतलब क्या उसमें एक प्रॉपर संगठित केंद्रक या न्यूक्लियस मिसिंग है, या फिर वो एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें बाकायदा एक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक मौजूद है? बस यहीं से वर्गीकरण की सबसे पहली लाइन खिंच जाती है। इसके बाद अगला सवाल आता है उनके शारीरिक ढांचे या बनावट पर। क्या ये जीव बस एक अकेली कोशिका है जो वन मैन आर्मी की तरह अपना सारा काम खुद करती है, जिसे हम एक कोशिक कहते हैं? या फिर ये एक पूरी कॉम्प्लेक्स प्रणाली है जहां अनगिनत कोशिकाएं टीम की तरह काम करती हैं और उनमें बाकायदा श्रम विभाजन होता है? इसे हम बहुकोशिक कहते हैं। और हाँ, आखिरी सवाल जुड़ा है उनके खाने पीने से, यानी पोषण की विधि से। क्या ये जीव प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना खाना खुद बनाता है? अगर हाँ, तो ये स्वपोषी है, या फिर इसे जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है? अगर ऐसा है तो हम इसे विषमपोषी कहते हैं। ये 3 सिंपल सवाल ही पूरे जीवन को बांटने का सबसे बड़ा आधार बनते हैं। चलिए अब देखते हैं भाग 3, विटेकर के 5 जगत, जो कि 1969 का मास्टर फ्रेमवर्क है। तो बात है 1969 की, जब वैज्ञानिक रॉबर्ट विटेकर ने इन्हीं बुनियादी नियमों का इस्तेमाल किया और धरती के सभी जीवों को 5 बड़े जगतों में यानी किंगडम्स में बांट दिया। बहुत ही शानदार सिस्टम था ये। मोनेरा में आ गए आपके सरल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में अमीबा जैसे एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव, फिर फंजाई जिसमें काइटिन की दीवार वाले विषमपोषी जीव होते हैं। इसके बाद प्लांटी यानी हमारे पौधे, और अंत में एनिमेलिया, जहां हम इंसान और बाकी जानवर आते हैं, यानी वो जो बहुकोशिकीय हैं और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले जरा प्लांटी यानी पौधों वाले जगत पर एक क्विक नजर डालते हैं। ये जगत खुद भी बनावट की जटिलता के आधार पर कई हिस्सों में बटा है। सरल शरीर वाले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से लेकर टेरिडोफाइटा तक। और फिर अगर बीजों की बात करें तो नग्न बीज वाले जिम्नोस्पर्म और फनों के अंदर सुरक्षित बीज वाले एंजियोस्पर्म। मतलब प्रकृति ने पौधों को भी क्या गजब तरीके से सॉर्ट किया हुआ है। अब आते हैं भाग 4 पर, एनिमेलिया में जूम इन, जटिलता का बढ़ता हुआ स्तर। अगर हम जंतु जगत के अंदर गहराई में जाएं तो हमें साफ साफ दिखता है कि जीवन एकदम बेसिक लेवल से शुरू होकर कैसे इतना एडवांस हो गया। सबसे बेस लेवल पर हमें पोरिफेरा मिलते हैं। ये वो जीव हैं जो एक ही जगह चिपके रहते हैं और इनके शरीर में ढेर सारे छेद होते हैं, जैसे कि समुद्री स्पंज। इसके ठीक बाद आते हैं सीलेंटरेटा, जो पानी में रहने वाले जीव हैं और जिनके अंदर एक प्रॉपर कैविटी यानी देहगुआ होती है, जैसे अपना हाइड्रा। जैसे जैसे इवोल्यूशन या विकास आगे बढ़ता है, हम कीड़ों यानी कृमियों के अलग अलग ग्रुप्स देखते हैं। चपटे शरीर वाले प्लैटीहेलमिन्थिस जैसे प्लेनेरिया से लेकर बेलनाकार शरीर वाले निमेटोडा जैसे एस्केरस तक। और फिर आते हैं और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स खंडित शरीर वाले एनिलिडा, जिसका सबसे बढ़िया और आम उदाहरण है हमारा केंचुआ। इसके बाद एंट्री होती है जंतु जगत के सबसे बड़े ग्रुप की, आर्थ्रोपोडा। इनमें जुड़े हुए पैर होते हैं जैसे कि मकड़ियां और तितलियां। फिर आते हैं मोलस्का, जो अक्सर एक कवच यानी शेल के अंदर रहते हैं, जैसे घोंघा। और फिर इकाइनोडर्माटा, जिनकी त्वचा पर कांटे होते हैं, जैसे कि वो खूबसूरत सी स्टारफिश। अब हम आते हैं इवोल्यूशन के एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर,
नोटोकॉर्ड का बनना। ये एक लंबी छड़ जैसी संरचना है जो नर्वस सिस्टम को आहार नाल से अलग करती है। प्रोटोकॉर्डेटा संघ के जीवों में इसका आना सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसी ने तो आगे चलकर जटिल मूवमेंट्स और एक बेहतर स्ट्रक्चर का रास्ता साफ किया था। और आखिरकार हम पहुंचते हैं वर्टिब्रेटा यानी कशेरू की जंतुओं तक। ये वो जानवर हैं जिनमें एक प्रॉपर मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी होती है। इस ग्रुप को आगे उन 5 हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मत्स्य यानी मछलियां, एम्फीबियंस जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव, एवीज यानी कि पक्षी, और अंत में हम यानी स्तनपायी या मैमल्स। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर, भाग 5, नाम पद्धति और विकास, जीवन के नेम टैग। अब आप ही सोचिए, इतने सारे जीव हैं दुनिया में, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक कैसे तय करें कि वो बिल्कुल एक ही जीव के बारे में बात कर रहे हैं? इसका हल निकाला 18वीं शताब्दी में कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जिसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसमें हर जीव के नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला नाम होता है जीनस, जिसे हमेशा बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, और दूसरा नाम होता है उसकी स्पीशीज या प्रजाति का, जो हमेशा छोटे अक्षर से लिखा जाता है ना कमाल का सिस्टम? अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो वर्गीकरण है ना, ये सिर्फ इस फैली हुई दुनिया को समेटने का कोई टूल नहीं है। ये असल में एवोल्यूशन का एक ऐतिहासिक नक्शा है। वर्गीकरण की ये पूरी प्रणाली हमें एकदम साफ साफ दिखाती है कि कैसे करोड़ों सालों में बिल्कुल सिंपल सी कोशिकाओं से आज का इतना कॉम्प्लेक्स जीवन धीरे धीरे उभरकर सामने आया है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल के साथ छोड़ना चाहता हूं। देखिए, प्रकृति तो कभी रुकती नहीं है, वो लगातार इवॉल्व हो रही है। अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम उसके विकास के अतीत का नक्शा है, तो जरा सोचिए, आने वाले लाखों सालों में जब जीवन और आगे बढ़ेगा, तो हमारी ये शानदार वर्गीकरण प्रणाली कैसे बदलेगी? भविष्य में जीवन के किन नए रहस्यों और कनेक्शनों से पर्दा उठेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।